जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस प्रकाश फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के उन टॉप 35 कोर सेक्टर के ऊपर जहां से बार बार उत्तर प्रदेश पीसीएस अपने प्रश्न पूछता है। तो आपके सामने ये 35 सेक्टर हैं जहां से आपने भी टेस्ट लगाया होगा, तो बार बार इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो दोस्तों, इन टॉप 35 कोर सेक्टर को हम टॉप 100 क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी एक विशेषता है, आप इन प्रत्येक सेक्टर का डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। हर एक चैप्टर का आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले टेस्ट के माध्यम से इसको रिवाइज करते हैं। और आपके सामने उत्तर प्रदेश का बजट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसका आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, वो भी मौजूदा कीमतों पर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5.8% का। तो आपको याद रखना है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। ये भी आपके बजट से ही रिलेटेड है, वो भी उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में जीएसडीपी के राजकोषीय घाटा का कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 3.46% का। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये पॉजिटिव सेशन है, आपको इसके आंसर बिल्कुल सही से पता है। 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना होने का अनुमान है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24.99 लाख करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर की अवधारणा किस अधिनियम के तहत भारत में लागू की गई थी। अब आप यूनियन बजट से रिलेटेड देख रहे हैं क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी अधिनियम 2013। तो दोस्तों, इस बारी जो कारपोरेट सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, अब ये कारपोरेट जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता क्या है, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिनका लगातार 3 वर्ष में जो प्रॉफिट होता है वो 5 करोड़ से अधिक अगर किसी वर्ष काउंट किया जाए, ठीक है, और जिनका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अबाउट 10 करोड़ का हो, तो उनके टोटल 3 वर्ष के प्रॉफिट से 2% का क्या होता है दोस्तों, समाज के कुछ हितकारी, ठीक है, हितकारी उद्देश्यों के लिए खर्च करना होता है। तो इस बार जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको, ठीक है, कौशल और ट्रेनिंग के सेक्टर में 2% इन्वेस्ट, या फिर आपने देखा होगा 5,000 जैसे जो इंटर्नशिप वगैरह करते हैं, इस बारी बजट में प्रावधान है 5,000 रुपये उनको पर मंथ देने का, ठीक है। तो यहाँ से ही पैसे आने वाले हैं, इसलिए ये टॉपिक सीएसआर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आया था अस्तित्व में, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 16.9% का, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अब आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने बताया था इसमें आपको इजी और टफ क्वेश्चन दोनों मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, वित्त वर्ष 2025 में व्यय का अनुमान 48.21 लाख करोड़ रुपए का है। यहीं पे देखें, अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए तो प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए से अनुमानित हैं, और वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ का अनुमानित है। तो दोस्तों देखिए, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो 2025 में व्यय का अनुमान है वो 48.21 लाख करोड़ का है, और जो प्राप्तियों का अनुमान है वो 32.07 लाख करोड़ का है, और यहाँ पे पूंजीगत व्यय दोस्तों 11.11 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित है। ये तीनों डाटा आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा, तो आप इनको याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये भी आपके यूनियन बजट या सेंट्रल बजट से रिलेटेड है।
ये यूनियन बजट से रिलेटेड नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की योजनाओं से रिलेटेड आप क्वेश्चन अब देखेंगे। यहाँ पे देखें, नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहला स्टेटमेंट इसमें आपका क्या हो जाता है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 8 से 12 लीटर दूध देने वाले गायों की पालकों को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। उसके बाद बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था, ठीक है, प्रस्तावित की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद अगर आप देखें, यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ये भी आपका सही है। तो दोस्तों, ये केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न है और बहुत ही मस्त प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कोई दुधारू, ठीक है, यहाँ पे अगर गाय की बात करें, ठीक है, तो अगर वो 8 से 12 लीटर दूध देती है, ठीक है, और उसको किसी ने अगर अपने घर पे बांध रखा है, ठीक है, कोई पालक है, तो उसको 10,000 रुपये का सहायता सरकार देगी। ठीक है, अगर गाय वहीं पे 12 लीटर से अधिक दूध देती है तो उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रावधान है, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें भी योजना से रिलेटेड प्रश्न है। ये यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दिया गया, आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना की शुरुआत 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर 8 का जो स्टेटमेंट 1 है वो आपको सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद यह योजना उत्तर प्रदेश के निवासी महिलाओं और लड़कियों के लिए है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद योजना के तहत पात्रता केवल एसिड हमलों और पोस्को से जुड़ी महिलाओं के मामले के लिए है। नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए, एसिड हमला, उसके बाद पोस्को, बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जो जूझ रही महिलाएं या लड़कियां हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 इसमें गलत हो जाता है। देखिए ये दोनों तो है ही, साथ में यहाँ पे शब्द यूज किया गया है केवल, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपको एग्जाम में भी केवल शब्द से ना बच के रहना है। योजना की पात्रता के लिए FIR पंजीकरण की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, प्रश्न नंबर 4, इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है, स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। इस तरह से जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा क्या जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है गलत। ठीक है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन तो सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट में, इन योजनाओं का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो मतलब कुछ और होना चाहिए। उपवन योजना के तहत राज्य सरकार ने 70 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का आवंटन किया है। तो दोस्तों स्टेटमेंट अगर हम 3 की बात करें, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका 3 भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये योजना केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तक सीमित है, तो नहीं, तो इसमें अब आपको मिल गया स्टेटमेंट 4। तो स्टेटमेंट 4 क्या है, सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना, ठीक है, और हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया है। तो याद रखेंगे इसमें 70 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट की भी बात कही गई है। तो ये तीनों ऊपर के स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत का लक्ष्य 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, उसमें अपनी कुल
स्थापित बिजली का क्षमता 50% प्राप्त करना है। जैसे अभी जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाता है, इसमें करेक्ट हो जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन है उससे अपने बिजली का 50% वो क्या करे, उत्पन्न करे, ठीक है। उसके बाद भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता रखा है, ठीक है। दूसरा भी करेक्ट है, पहला और दूसरा करेक्ट है। 2025 तक भारत सभी राज्यों में 100% डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लागू करेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है और इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं जल्दी जल्दी से। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। यहाँ पे भी आपसे क्या है, स्टेटमेंट पे विचार करना है और सही स्टेटमेंट का चयन करना है। तो यहाँ पे देखें, भारत ने 2025 तक अपने विनिर्माण क्षेत्र में जो जीडीपी है उसका योगदान 25% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, स्टेटमेंट करेक्ट है। 2025 तक भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बाजार में प्रमुख नेतृत्वकर्ता बनने का लक्ष्य रखता है, तो ये गलत है। उसके बाद 2025 तक $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा था, तो ये सही है, रखा था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है, चुनाव करना है और जल्दी से चुनाव कीजिए। 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन में विश्व नेतृत्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है, कौन, भारत। तो दोस्तों क्या ये सही है, हाँ ये सही है, ठीक है। तो 2030 तक हरित हाइड्रोजन, ठीक है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन में विश्व नेतृत्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारत, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या है, 2040 तक भारत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। क्या ये सही है, आपने स्वच्छ जल मिशन देखा होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, इतना तो नहीं कर सकता, ठीक है। 2025 तक भारत का लक्ष्य 100% रेलवे विद्युतीकरण प्राप्त करना है। तो दोस्तों क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 और 3। 2025 तक भारत का लक्ष्य है 100% रेलवे विद्युतीकरण करने का, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं सूचकांकों से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, वैश्विक भूख सूचकांक में 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 105वां स्थान भारत का है। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, विश्व आर्थिक मंच के पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 39वें स्थान पर, याद रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, तो दोस्तों इसमें भी 39वां स्थान है, याद रखिएगा। देखिए सूचकांक से रिलेटेड मैंने करा रखा है वीडियो, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जाके एक बारी आप जरूर देख लीजिए। उन 35 टॉपिकों में से कम 20 टॉपिक मैंने करा दिया है, ठीक है, उन्हें आप वॉच जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपके जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, शेड्यूल और महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, सही स्टेटमेंट का चयन करना है। भारतीय संविधान में, ठीक है, 22 भाग 12 अनुसूचियाँ 367 अनुच्छेद हैं, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। अभी तो वर्तमान में 470 प्लस है, लेकिन बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी 395 था, ठीक है। इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 36 से 51A तक प्रावधानों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये 36 से दोस्तों 51 तक है, ठीक है। 51A ये आपको भाग 4A का मात्र एक अनुच्छेद देखने को मिलता है ना। तो 36 से 51 तक सही है डीपीएसपी। उसके बाद मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं जी। तो केवल स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सामने ये क्वेश्चन आया तो आपको वीडियो रोक के इसको पहले आंसर करना, उसके बाद सॉल्यूशन सुनना है ना। उसके बाद यहाँ पे भी देखें समानता के अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और इसमें आपको क्या करना है, सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है ना। तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, वित्त के समक्ष समानता, हाँ बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के स्थान पर भेदभाव का निषेध, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता, ये भी सही है, ठीक है। तो 14, 15, 16 तीनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, इसको पढ़िए ध्यान से।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों बताएं कौन सा कथन इसमें गलत है। ये अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। उसके बाद इन्हें न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये गलत है। ठीक है, और आपको गलत का ही चयन करना है, तो इसलिए इसमें केवल ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी केवल 3 इसमें क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित बात होता है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं इसमें। अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है, ये भी सही है। और उसके बाद क्या है, संस्कृत और उर्दू शामिल नहीं है, गलत। ठीक है, ये भी सम्मिलित है, और इस तरह से केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि 1 और 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या बात करता है, नागरिकों को अभिव्यक्ति यानी कि जो एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है उसके बारे में, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। शादी विवाह गरिमामय जीवन। ठीक है, आजकल तो 21A में क्या है, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी, ये सब किस में है, अनुच्छेद 21 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 से, तो यूपीएससी प्रश्न बार बार पूछता है ना, तो आपके पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए सीमित हैं, अन्य व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होते, ये गलत है। ठीक है, तो अब आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। तो दोस्तों देखिए, जो मौलिक आप देखेंगे अधिकार जो हैं 15, 16, 19 और 29 और 30 को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं ये अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 21 क्या है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए थे? तो दोस्तों अब संशोधन से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। तो देखें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता इसमें जोड़ा गया था, तो ये तो सही बात है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, ये भी सही बात है ना। अनुच्छेद जो 51A है तभी अस्तित्व में आया था दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, यूएसएसआर से अपने देश में आया है, यानी कि एक तरह से कहीं कहीं रसिया भी आपको देखने को मिल सकता है ना, तो याद रखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को अधिक कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की गई, तो इसमें अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए होता है। ठीक है, यानी कि केवल 1 और 2, राष्ट्रपति की अधिक कार्यकारी शक्तियाँ नहीं मिली थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो यहाँ 44वें संविधान संशोधन 1978 से बात, ठीक है, पूछी जा रही है। अब इसके संबंध में क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था जी। पहले ये 31 के अंतर्गत क्या था, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था। अब ये 300A के अंतर्गत क्या है, लीगल राइट है। तो याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए अधिक शक्तियाँ दी गई, क्या ये बात सही है, बताएं आप। तो ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, अधिक शक्तियाँ नहीं दी गई थी। ठीक है, और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य की गई थी। ठीक है, तो ये बात सही है। तो इसमें आपको 1 और 3 करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपातकाल घोषित करने के लिए अधिक शक्ति दी गई थी, ये गलत है, सीमित किया गया था दोस्तों। ठीक है, सीमित कैसे किया गया था, अब जो राष्ट्रपति हैं अगर मान लीजिए वो ऐसे अनुच्छेद 352 का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल जो है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे उसका क्या होगा, मंत्रणा लेना होगा, उनसे उनका विचार लेना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर आप 23 देखें क्या है। चुनाव आयोग के संदर्भ में आपको सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है, ये बात सही है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकतम 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, ये भी सही बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी दे देता है कि कोई भी हटा दे, चाहे फिर राष्ट्रपति हटा दे, तो ऐसा नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कैग का कार्यकाल 65 वर्ष और 6 वर्ष होता है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, गलत क्या है, ठीक है, गलत का चुनाव करना है। यहाँ पे तो स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। कैग को हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। और आपसे पूछा गया है गलत, तो दोस्तों इसमें केवल 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ध्यान में बिठा के रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी अगर कैग को हटाया जाएगा दोस्तों, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, तो उनको जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है वही प्रक्रिया कैग को भी हटाने के लिए लगाया जाता है, और फाइनली राष्ट्रपति हटाते हैं, ठीक है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है एक प्रोसेस की प्रक्रिया के थ्रू, वैसे ही कैग को भी, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे देखें, पंचायती राज से रिलेटेड बातें की गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्टेटमेंट इसमें 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट 1 जब आपका करेक्ट हो गया, तो दूसरा देख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत जो व्यवस्था है वो किया गया था, ये भी सही हो गया। हर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम 25 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न बने कि जो पंचायती राज है उसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 243 से 243 ओ तक हैं, ठीक है, 243 ओ तक। तो याद रखिएगा। देखिए अभी तक अगर आप सेशन में हैं, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए, तो किसी भी तैयारी में आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, पीडीएफ वगैरह कुछ भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 26 की बात करें, तो भारतीय संसद के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट हैं, उसका सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ये तो सही बात है, ठीक है, क्योंकि संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये गलत है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, हर 1-2 साल में 1/3 का क्या हो जाता है, रिमूवल होता है और चुनाव होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब ऑप्शन नंबर सी कैसे सही है, यह उत्तर प्रदेश का अस्थाई सदन होता है, तो यहाँ बात हो रही है विधान परिषद की, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, तो बिल्कुल सही बात है, होता ही होता है, ठीक है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही बात है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, यहाँ पे उत्तर नीचे दे दिया गया था, ठीक है। तो सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट चुनाव होता है विधान परिषद के सदस्यों का, ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। लोकसभा में धन विधेयक पारित करने के लिए कितने समय की सीमा होती है? तो दोस्तों केवल 14 दिन, ठीक है। और एक बात बताइए, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ऐसा प्रश्न बने, तो दोस्तों ये स्पीकर करते हैं, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के हाथ में ये अधिकार होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के ऊपर। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू होता है? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विधानसभा का जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, खूब बड़ा सा प्रश्न है, ठीक है, और ये आपका मस्त प्रश्न है, इसको ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो पंचायती राज समितियों का, ठीक है, क्या करना है, एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक राय मेहता समिति है, जीवी के राव समिति है, एल एम सिंघवी समिति है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, इन समितियों का उद्देश्य रहा है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अशोक मेहता ने क्या किया, जिला स्तर पंचायत राज्य संस्थानों को मजबूत करने पर जोर दिया था, ठीक है, ये भी सही बात है। जीवी के राव समिति ने क्या कहा था कि पंचायतों को विकास योजनाओं के लिए आवश्यक संस्थान के रूप में देखा जाए, ठीक है, तो पंचायतों को विकास योजनाओं के लिए आवश्यक संस्थाओं के रूप में देखा जाए, ये जीवी के राव समिति ने कहा था, ये भी सही है। और एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी इसने, ठीक है, किसने, एल.एम. सिंघवी समिति ने, ठीक है। तो देखिए वैसे तो सब स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल आर्डर में सेट करें तो क्या होगा, कैसे होगा, दिए गए कूट से सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो अगर आपको सबका वर्ष याद है तभी ये प्रश्न आपसे बनेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई थी, 1957 में, ठीक है। उसके बाद अशोक जो मेहता समिति है ये 1978 में गठित हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जीवी के राव समिति, तो ये गठित कब हुई थी, 1985 में, कब, 1985 में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एल.एम. सिंघवी समिति गठित हुई थी 1986 में, ठीक है। तो ये जो क्रम है ना, ये पहला स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। तो याद रख लेंगे आप, 1957, 1978 में अशोक, ठीक है, पहले आए बलवंत यानी बड़का बेटा, उसके बाद बी के बाद ए, अशोक आए छोटका बेटा 1978, उसके बाद जी, ठीक है, तीसरे स्थान पे, और एल आए चौथे स्थान पे, ठीक है, 1986 में। तो याद रख लेंगे आप। भारतीय वन अधिनियम 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन था। प्रश्न नंबर 33 देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस घटना के बाद लागू किया गया था। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था, आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में सही है। तो पहला कथन है यह अधिनियम भारत में पर्यावरण संरक्षण का छत्र अधिनियम है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत लागू किया गया था, तो ये भी सही है। उसके बाद इसके तहत जल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि यहाँ बात हो रही है सीपीसीबी की, ठीक है, तो क्या इसका मतलब एक तरह से मतलब गठन हुआ था क्या, तो नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके गठन से रिलेटेड अगर हम बात करें, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इसका गठन 1974 के अधिनियम, ठीक है, तो सीपीसीबी जो एक एक्ट था 1974 उसके अंतर्गत गठित हुआ था। और जल जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था वो भी 1974 में ही गठित हुआ था, ठीक है। और यहीं पे वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गठन की बात करें तो दोस्तों 1981 में, वो 1981 के अधिनियम से वायु प्रदूषण अधिनियम, ठीक है, वायु प्रदूषण से जो संरक्षण अधिनियम था वो आया था। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो वर्ष आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, अभी मैंने बताया था आपको किसे मुख्य भूमिका दी गई है निम्नलिखित में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2010 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, हरित क्रांति भारत के किसके उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों गेहूं और चावल से, ठीक है। तो हाई यील्ड वैरायटी के इसमें बीज इंट्रोड्यूस किए गए थे, फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किए गए थे हरित क्रांति में, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन है, और इन्हीं को इस बार क्या मिला है, मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों श्वेत क्रांति 2018 के पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों ये हैं वर्गीज कुरियन, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, कौन है, वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों स्वर्ण, नीली, श्वेत, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नीली क्रांति, ठीक है।
अब यहाँ पे श्वेत क्रांति आपको पता ही है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ये जूट से संबंधित है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। गोल्डन, ठीक है, गोल्डन क्रांति वही है, भारत में किससे संबंधित है? तो देखिए जूट के साथ साथ फल और शहद उत्पादन से भी ये संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा, फल और शहद उत्पादन से भी, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ग्रे क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के ऊपर। इसमें देखिए क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बिल्कुल सही बात है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, हाँ बिल्कुल सही बात है, 1986 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जी हाँ सही बात है। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 रिलेटेड आपके सामने स्टेटमेंट है। यह संस्थान अगर देखें देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। यह संस्थान वनों के संरक्षण और प्रबंधन के शोध में कार्य करता है, तो सही है, तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2023 के संदर्भ में कुछ कथन है, आपको विचार करना है। भारत का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जी 21.71%। अगर हम 2023 का रिपोर्ट देखें, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में सबसे अधिक वन घनत्व है, ये सही बात है। अगर आपसे प्रश्न बने किस राज्य में सबसे अधिक वन आवरण है, तो वो मध्य प्रदेश होगा, लेकिन घनत्व की बात होगी तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड होंगे। आंध्र प्रदेश में पिछले वर्षों के मुकाबला में सबसे अधिक वृक्ष क्षेत्र वृद्धि दर्ज की है, तो ये भी सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 45 देखें क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में, ठीक है। अब आपसे प्रश्न बना है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, क्या ये तीनों में विस्तृत है क्या? तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो नीलगिरी है, नीलगिरी ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में विस्तृत है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है, अगर ये भारत है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे है नीलगिरी की स्थिति। और ये क्या है, जो पूर्वी घाट, ये इधर से आ गया आपका पश्चिमी घाट, इधर से आ गया पूर्वी घाट, इनका क्या है एक तरह से मिलान बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों के मतलब ट्रांजैक्शन पे ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह, हाँ 1917 में हुआ। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, हाँ ये भी है 1918 में हुआ। और क्या है बरदौली सत्याग्रह 1928 के आसपास में हुआ, तो ये सही है, ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों बाद में होते स्टेटमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में आपको कुछ कथन है और आपको विचार करने हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, सही बात है। इसके लिए जिम्मेदार जनरल डायर को हंटर कमीशन द्वारा दोषी ठहराया गया था, दोषी नहीं ठहराया गया था, हाँ जांच और सिफारिश के लिए इसका गठन हुआ था, लेकिन दोषी नहीं ठहराया था। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया, ये सही है, यानी कि केवल 1 और 3 सही होगा, यानी कि स्टेटमेंट सी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका मुख्यालय देहरादून में है, क्या है आपको पता है क्या? अगर हम बात करें इसमें तो दोस्तों हाँ सही बात है, भारतीय वन सर्वेक्षण इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। यह वनों के क्षेत्रफल और स्थिति का आकलन करता है, ये भी सही बात है। यह रिपोर्ट 10 वर्ष में प्रकाशित करता है, ये गलत बात हो गया, ठीक है। ये अपने प्रत्येक 2 वर्ष में अपने रिपोर्ट देता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के ऊपर।
गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह समझौता 1931 में हुआ था, सही बात है। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया, ये भी सही बात है, सहमति जताई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया, यह गलत बात है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या है। आपको विचार करना है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही थे, सही बात है। वह पहला भारतीय सिपाही थे जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से इनकार किया, ये भी सही बात है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूथसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बॉफ को तलवार से हत्या कर दी, ये भी सही बात है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई, ये भी सही बात है। तो दिए गए ऑप्शन में, ठीक है, सभी के सभी करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पॉम्सटन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको मिलान करना है विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोही नेता, तो जल्दी से मिलाइए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे अगर हम देखें मेरठ को कौन लीड कर रहा था, तो दोस्तों मेरठ को कदम सिंह लीड कर रहे थे। दिल्ली को बहादुर शाह 2 लीड कर रहे थे। हरियाणा से राव तुलाराम थे, ठीक है, हरियाणा राव है ना। बरेली से खान बहादुर खां थे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों ये पील कमीशन था, पील आयोग, ठीक है। और इसने क्या कहा कि जो इसमें प्रेफरेंस किसको किसको दिया, देखिए पहले तो ब्राह्मणों को निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद छत्री को निकाल दिया, उसके बाद मुसलमानों को कहा कि ये लोग उपद्रवी हैं, ठीक है, ये लोग नहीं रहेंगे। और जो मतलब सिख थे, ठीक है, सिखों को इसने अवसर दिया, ठीक है, सिखों को, और कुछ और भी लोग थे पंजाब साइड के, ठीक है, उनको मतलब ये लॉयल बने रहे, तो जो लोग लॉयल बने रहे उनको इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 देखिए, क्षेत्र दिया है और नेतृत्वकर्ता दिया है। तो देखिए झांसी के नेतृत्वकर्ता लक्ष्मीबाई थी, ये तो पता है। उसके बाद बाकी अन्य को मिला लीजिए, ठीक है। देखिए ए का 1 हो गया, ए का 1 बस एक ही जगह है ना। तो ए का 1 हो गया, उसके बाद फतेहपुर का अजीमुल्ला हो गया, मथुरा का देवी सिंह, और संभलपुर का क्या हो गया, सुरेंद्र साई, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। संभलपुर से सुरेंद्र साई थे, मथुरा से देवी सिंह थे, और फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, और झांसी से लक्ष्मीबाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और आपको विचार करना है। सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का संतुलन बनाए रखना है। स्टेटमेंट 1 तो हो गया आपका सही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन होना आवश्यक है, ये गलत बात है, ठीक है। सतत विकास के वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1 और 3। प्रश्न नंबर 57 देखिए, सतत विकास 17 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें, यहीं पे आप जल्दी से रिवाइज कर लें जो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहले में क्या है दोस्तों, निर्धनता को समाप्त करना। दूसरे में क्या है, भूख समाप्ति। तीसरे में क्या है, स्वस्थ जीवन और कल्याण। चौथे में क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवें में क्या है, लिंग समानुपात, ठीक है, क्या है दोस्तों, लिंग समानता। उसके बाद छठे में क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है। उसके बाद किफ़ायती और सौर ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा है। समावेशी, सतत और आर्थिक वृद्धि है। उसके बाद औद्योगिकरण, नवाचार और बुनियादी ढांचे हैं। उसके बाद असमानताओं में कमी है।
उसके बाद क्या है दोस्तों, सतत शहर और समुदाय है। 12 में क्या है, जिम्मेदार उपभोग और क्या है, उत्पादन। 13 में क्या है, जलवायु क्रियावली। 14 में क्या है, पानी के भीतर का जीवन। 15 में क्या है, भूमि पर जीवन। 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17 में वही क्या है, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। ये सभी लक्ष्य हैं, आपको एक बारी देख के जाना एग्जाम में। प्रश्न नंबर 58 देखें, किस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की कमी होती है और समाज की प्रगति बाधित होती है। दोस्तों बताएं, प्रश्न नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मालथूसियन सिद्धांत के अनुसार कि जैसे जैसे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, संसाधनों की कमी होती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, किस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की कमी, ये तो हमने देख लिया है ना, मालथूसियन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 59 देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के वितरण के बीच एक समान संबंध होता है जिसमें सामाजिक और आर्थिक बदलाव का, ठीक है, बदलावों का प्रभाव होता है। तो ये किसका सिद्धांत था, तो दोस्तों ये था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखेंगे। 60 नंबर का प्रश्न देखिए, जनसंख्या के प्राकृतिक नियम को किसने प्रतिपादित किया था जो जनसंख्या वृद्धि को भोजन की उपलब्धता के हिसाब से सीमित मानते हैं। ठीक है, तो ये किसका है, तो दोस्तों ये थॉमस माल्थस का है। ठीक है, इन्होंने कहा था जनसंख्या के प्राकृतिक नियम, और इसमें क्या कहा था, को किसने प्रतिपादित किया, तो जनसंख्या के प्राकृतिक नियम को प्रतिपादित थॉमस माल्थस ने किया। ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि को भोजन की उपलब्धता के हिसाब से सीमित मानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो दोस्तों सुपीरियर झील है। आपको ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, कौन सा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन इसका सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट से, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, कौन सा पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है लेकिन संप्रभु भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, तो दोस्तों ये कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ये है आपका हमेशा से सहारा मरुस्थल। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, दोस्तों सबको पता है, हिमालय के गोमुख से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, और यांगचे नदी आपको चाइना की सबसे लंबी नदी देखने को मिलेगी और एशिया की भी। ठीक है, यांगजी। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर। और एक चीज़ याद रखेंगे कि चीन में एक नदी है हुआंग हो। ठीक है, हुआंग हो को क्या कहते हैं, विश्व का शोक। ठीक है, याद रखेंगे, हुआंग हो को ही विश्व का शोक कहते हैं और चीन का भी शोक कहते हैं और विश्व की विश्वासघाती नदी भी कहते हैं हुआंग हो को। यहाँ पे देखें, जल्दी जल्दी से आप एक बार देख लें, जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं उनको देख लीजिए। देखिए, जो बैकाल झील है ये रूस में आपको देखने को मिलती है और सबसे गहरी झील है। सुपीरियर झील ये कनाडा अमेरिका में देखने को मिलती है, इसके ऊपर हमने बात किया। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की बाउंड्री पे मिलती है। कहाँ पे है ये, मैं आपको स्केच के माध्यम से बता दूं, है ना, यहाँ पे ये अफ्रीका है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे है क्या, तंजानिया, और इस साइड से युगांडा, है ना, और उसके बाद क्या है, युगांडा, यहाँ पे है तंजानिया, और फिर उसके बाद क्या है, केन्या। ठीक है, ये है केन्या। ठीक है, मैं क्लियर इसको कर दूं एक बारी बढ़िया मैप से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा झील, विक्टोरिया झील। ठीक है,
और यहाँ पे आपका तंजानिया है, यहाँ पे केन्या है और यहाँ पे युगांडा है। तो याद रखें कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। तंगानिका झील आपसे पूछा जाए तो ये तंजानिया, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। कैस्पियन सागर ये तो पता है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ठीक है। तो इनसे बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन सागर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही है कैस्पियन सागर, यहाँ से रूस हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहीं से क्या हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान यहाँ से नीचे से सपोर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईरान का, तो ईरान यहाँ पे है, ईरान, और इस साइड से कौन आ जाएगा, अजरबैजान, ठीक है। और यहाँ से रूस तो है ही छाया हुआ है। तो इस तरह से ये पीसीएस और यूपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन कौन सा देश इस झील के किनारे हैं, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें क्या है, पेल्स झील कहाँ पे है, कनाडा में है। चाद झील कहाँ पे, दोस्तों आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आप वीडियो रोक के आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कराना है और टाइम कम है। यहाँ पे देखिए विश्व की मैंने सभी प्रसिद्ध नदियों को भी एक साथ कर दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, इसको भी वीडियो रोक के देख लीजिएगा। और यहीं पे आपको भारत की प्रमुख झीलों से रिलेटेड और प्रदेश दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। और फेमस डिजर्ट इन द वर्ल्ड भी आप ही को देखना है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब आइए प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है और किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटक, वराह, ठीक है। तो वराही नदी के किनारे है ये, वराही नदी के किनारे कर्नाटक में। सिरोको पवन किस क्षेत्र से निकलती है और यह किस प्रकार प्रभाव डालती है? तो दोस्तों ये निकलती कहाँ से है, उत्तरी अफ्रीका से, गर्म और शुष्क के रूप में। और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता ही है। यहाँ पे जिब्राल्टर स्टेट है और ये क्या हो गया, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सिरोको उठती है और इस साइड चीन में आती है, और ये जो इटली दिख रहा है यहाँ पे क्या करती है, खूनी वर्षा करती है, लाल रंग की वर्षा करती है। यहाँ पे देखिए कुछ लोकल विंड्स हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, कारा बुरान है, ऊपर बुरान है, ठीक है, और यहीं से एक और हवा बहती है, आप बताएंगे जिसके नाम पर रसिया का इसका मिसाइल भी है, ठीक है। सुखोई का नाम आपने सुना होगा ना, तो ये सुखोई जो है ये लोकल हवा के नाम पे है, सुखोई। उसके साथ यहाँ पे देखें, यही सिरको के ऊपर हमने बात किया, ये इटली में जाके खूनी वर्षा करती है। उसके बाद यहाँ पे देखें हरमट्टन, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये सियरा लियोनी के आसपास हरमट्टन विंड आती है तो यहाँ पे गर्मी की वजह से जो त्राहिमाम मचा रहता है थोड़ा राहत मिलता है। यहीं पे देखें खमसीन यहाँ पे इजिप्ट साइड में जा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें यूरोप में, तो यहाँ पे क्या है, एक ही साथ आप देख रहे हैं बोरा है, मिस्टल इस साइड से आ रही है, उसके बाद जो क्या है लेवेंट इधर जा रही है, उसके बाद ये सिरकू इधर को ही आ रही है, और फाहियान भी इधर पर्वतीय क्षेत्र में जा रहा है। वैसे ये बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मतलब वो हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हेल्म इधर से आता है, और यहाँ पे देखें चिनूक, इसको आइस ईटर भी कहते हैं, जब ये इधर उतरता है अमेरिका की ज़मीन पे तो बर्फ़ों को पिघला देता है, इसलिए चिनूक को आइस ईटर भी कहते हैं। यहाँ पे देखें क्या है, नॉर ईस्टर ब्रिजर्ट्स हैं, ठीक है। कहाँ से ये जो आपको इस खाड़ी से निकल रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड्स, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको नॉर्थर देखने को मिल रही है, नॉर्टे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पैरो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हबूब भी देख लिया, खमसीन भी देख लिया,
और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या है, ब्रिक फील्ड है, और इस साइड को जो ऊपर जा रही है इसका क्या नाम है, सदरली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 69 देखिए, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है और इनकी पारंपरिक भाषा क्या है? तो दोस्तों झारखंड में निवास करती है और मुंडारी इनकी पारंपरिक भाषा है। डिट्रियाट क्षेत्र किस उद्योग की प्रमुख राजधानी है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 70 का जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। देखिए सारे क्वेश्चन तो मैंने एक सेशन में करवाए भी हैं। ठीक है, तो अमेरिका और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 71 देखिए, साओ पाउलो औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है और यह किस प्रकार की प्रमुख उत्पादन करता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ब्राज़ील में है साओ पाउल। और ये क्या करता है, रसायन और पेट्रोल रसायन का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, साओ पाउलो। विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी साबुन अनाज और, ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है अगर B1 की कमी होता है, और ये साबुत अनाज और मांस से प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे B1 की कमी से। उसके बाद क्या है, B12 की कमी से कौन सा मतलब बीमारी होता है और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो अगर हम इसके आंसर के ऊपर बात करें तो क्या होगा, B12। ठीक है, इसके वजह से अगर ये नहीं होता तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है, बेरी विटामिन 1 की कमी से, रिकेटस विटामिन D की कमी से। ठीक है, और बचा केवल एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया क्या हो गया, विटामिन B12 की कमी से होता है और मांसाहार और अंडे से प्राप्त होता है। अब आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कुछ विटामिन और उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, अगर इसकी कमी होती है तो रतौंधी आती है, आपको भी बचपन में आई होगी, है ना। उसके बाद कहाँ से ये मतलब विटामिन ए कहाँ से मिलता है, सारी कुछ नहीं याद करना है ना। उसके बाद विटामिन B1 देखिए क्या है, थाइमिन है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। उसके बाद है विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। फ्लेविन क्या है, ये मतलब एक तरह से इसके कमी से अगर होता है कुछ बीमारी तो वो क्या होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से इसमें एरिथेमेटस और डेर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, विटामिन B3, ठीक है, नियासिन। अब विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा नाम का रोग। हल्का फुल्का फोड़ा फुंसी और फिर धूप से चेहरे लाल होते दिखाई देंगे, अचानक से इंसान मर जाता है इसमें। विटामिन B5 इसको बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो ये पैंटोथेनिक एसिड की कमी से उत्पन्न विकार आमतौर पर नहीं होते हैं, लेकिन थकान और सिर दर्द होता है। ठीक है, तो अगर विटामिन B5 की कमी है किसी के अंतर्गत, ठीक है, किसी के शरीर में, तो जो पेंटोथेनिक एसिड है उसकी कमी होने लगती है, और उसके बाद क्या होता है, थकान होता है और सिर दर्द करता है। यहीं पे देखें विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन, और इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अगर विटामिन B7 की कमी है तो। अब अंडे, नट्स, हरी, ये सब देख लीजिएगा। विटामिन B9 की बात करें तो इसको फोलेट कहते हैं, और मतलब इसका बीमारी क्या है, अगर विटामिन B9 की कमी होती है तो यहाँ पे होता है क्या है, मुग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है B7 में, यहाँ पे बायोटिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है विटामिन B12, तो हमने इसको देखा था, एनीमिया होता है ना। उसके बाद विटामिन C स्कर्वी रोग, विटामिन D
क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। विटामिन ई, इसकी कमी से क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन डी को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, है ना। और विटामिन ई से मतलब क्या है, ये एक तरह से विटामिन ई की गोलियां भी लोग खाते हैं सुंदरता के लिए, नपुंसकता भी होता है ना। विटामिन के क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये रक्तस्राव यानी कि क्या है, हेमो, ठीक है, रक्तस्राव यानी कि हेमरेज, ठीक है, हेमरेज की प्रॉब्लम विटामिन के की कमी से होती है। अब यहाँ पे बताना है नोबल गैस नहीं है, कौन है जो नोबेल गैस नहीं है, तो राइट आंसर है क्लोरीन। बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये क्या है, नोबल गैस है। सीएनजी में कौन सा गैस मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो मेथेन किया जाता है, याद रखिएगा। एलपीजी में मुख्य प्रमुख गैस कौन सी होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सा एक सिंथेटिक पॉलीमर है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका होगा रेजिन, ठीक है। ये क्या है, सिंथेटिक है। बाकी रूबर, स्टार्च, ये नेचुरल रबर, ये सब क्या है, ये सब तो नेचुरल हैं, लेकिन सिंथेटिक पॉलीमर की बात हो रही है तो रेजिन सिंथेटिक है, संश्लेषित किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट है, कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है, क्वेश्चन रिपीट मतलब सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों प्राकृतिक पॉलीमर कौन कौन है, सेलुलोज है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 78 में ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या कितना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 20.42 करोड़। प्रश्न नंबर 80 देखिए, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश पूरे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, बताएं। प्रश्न नंबर 80 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 16.51, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 16.51% जनसंख्या निवास करता है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से अधिक हो गई है, क्या ये बात सही है, बताएं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 14.23% है। उत्तर प्रदेश में सिखों का जनसंख्या 1.72% है, ठीक है। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश माना जाए तो यह दुनिया का छठवां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में है। तो चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं था, तो इसका हमने देखा कौन सा सही नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, तो यही सही होगा। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किस जिला का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महोबा का। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या से घटते क्रम में लगाना है। प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना।
2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा, ठीक है, अंतिम जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के लिए सही है? ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, वर्ष 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभारंभ के रूप में फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है। ठीक है, किसके लिए? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कैप। ठीक है, और फ्रीजियन कैप ही क्या था? पेरिस ओलंपिक का मस्कट था। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा। 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में आयोजित किए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए, बाकी तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति को कहाँ पे? नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे के ओस्लो में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 87 के ऊपर। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फिलिप नाइस को। ठीक है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हांगकांग को। राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 89 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अशोक गडगिल और डॉक्टर सुब्रा सुरेश। ठीक है, डॉक्टर सुब्रा सुरेश को। यहाँ पे कुछ नोबेल प्राइज़ हैं और किसको मिला है उनके नाम हैं, आप एक बारी ध्यान से देख लेंगे। पीस मिला है निहॉन हिडोन को। ठीक है, ये जापान की कंपनी है। लिटरेचर में हैंगकांग को मिला है। मेडिसिन में एब्रोस एंड रूकिन को मिला है। फिजिक्स में होफील्ड और हिंटन को मिला है। इकोनॉमिक्स में दारून साइमन जेम्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्या पाए हैं? नोबेल प्राइज़, दारून साइमन और जेम्स। केमिस्ट्री में डेविड जॉन हसाबिस। ठीक है, डेविड जॉन हसाबिस। यहाँ पे आपको अब विश्व स्तर के मुख्यालय और किसका मुख्यालय वो दिखेगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यूएनएससी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, FAO का मुख्यालय रोम में, ICG का मुख्यालय द हेग में। ठीक है, तो ये सभी आप एक बारी देख लेंगे। ICG इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग में है। ठीक है, दहेज मत समझिएगा। उसके बाद क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मनीला में है। ठीक है, तो ये सब का आप देख लेंगे कहाँ पे है, कितना वेटेज बन रहा है हेडक्वार्टर के लिए। इंटरपोल का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो लियोन फ्रांसी में। नंबर 91 देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 91 में आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। ठीक है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। क्वाड के सदस्यों के बारे में आपको सही बात बतानी है। इसमें कौन से क्वाड में हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विनबैक्स किन दो देशों के मध्य, ठीक है, 5वां संस्करण उसका आयोजित हो रहा है? तो ये है भारत और वियतनाम। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फिरोज शाह। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर
95 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर हमने देख लिया, 4 दिसंबर। 8 अक्टूबर क्या है यहाँ पे? 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस है। 15 जनवरी सेना दिवस है। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। तो चलिए, 1 फरवरी को क्या है? भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। 15 को क्या है? सेना दिवस। 8 को क्या है? भारतीय वायुसेना दिवस। यहाँ पे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको आप सरसरी निगाह से देख लेंगे। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस। एक बार आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही उद्गम सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्रश्न नंबर 96 में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो बुक्सा बिहार मैचिंग नहीं है। बाकी दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, उसके बाद क्या है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो आप देख लेंगे। दम्फा कहाँ पे? मिजोरम में। नमेरी कहाँ है? असम में। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का, ठीक है, तो बाघों का प्रमुख रिजर्व है ये सरिस्का, कहाँ पर, किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उप योजना बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और बेहतरीन तकनीकी के माध्यम से कारीगरों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है? प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है ये? खादी संस्थानों को सहायता के लिए बुनियादी ढांचों को, ठीक है, क्या करना? मजबूत करना। क्या करने के लिए? खादी संस्थानों को सहायता के लिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है। राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के तहत पात्र SC/ST उद्यमियों द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीदारी के लिए कितने % सब्सिडी प्रदान की जाती है? प्रश्न नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 25%, ठीक है। और इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक देख लिए हैं, और एक बारी रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में मदद मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।